हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। अब आज के वीडियो में अगला वाला टॉपिक कवर करेंगे और वो है रिविजिटिंग इरैशनल नंबर्स। मतलब हमें इसमें इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो इरैशनल नंबर्स के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बता दिया था कि इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिनको पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, है ना। मतलब वो रैशनल नंबर के ऑपोजिट बोल सकते हैं इरैशनल नंबर को। तो इस सेक्शन में क्लास 10th के चैप्टर 1 के सेक्शन इरैशनल नंबर वाले सेक्शन में हमें मतलब स्पेसिफिकली आएंगे इरैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन के। मतलब आपको कोई इरैशनल नंबर दे दिया जाएगा और फिर आपको उसे प्रूफ करना है कि वो इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो चलो यार बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास 10th में पढ़ेंगे हम वो इरैशनल नंबर को प्रूफ करना कि वो इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक थ्योरम पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो थ्योरम चलो अभी हम पढ़ते हैं। तो थ्योरम कहती है लेट p बी अ प्राइम नंबर। ओके, नाउ इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर then p will divide a also where a is any positive integer। ठीक है, तो अब ये थ्योरम कहना क्या चाह रही है समझो। p कोई भी प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो, एक तो वो खुद ही है ना और एक 1, तो वो हो जाएगा प्राइम नंबर, जैसे कि 2 3। तो p है कोई प्राइम नंबर। अब p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, p किसको डिवाइड कर रहा है? a स्क्वायर को। और यहां पर a क्या है? a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां पर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो बोल रहे हैं कि p a को भी डिवाइड करेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, चलो प्राइम नंबर लेते हैं हम 3 को। 3 भी एक प्राइम नंबर है जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स क्या है? 1 और 3 इटसेल्फ। ठीक है, तो 3 हमने प्राइम नंबर ले लिया। तो ये जो है ये किसकी वैल्यू हो गई? p की वैल्यू। तो यहाँ पर लेट p बी अ प्राइम नंबर, तो हमने ले लिया लेट 3 बी अ प्राइम नंबर। अब क्या बोल रहे हैं आगे कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि अब 3 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, और a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हम ले लेते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर 3 स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। ठीक है, तो जो 3 है लेट p बी अ प्राइम नंबर। नाउ p डिवाइड्स 3 स्क्वायर, है ना, p 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अब अगर हम आगे बढ़े तो वो क्या बोल रहा है कि देन p विल आल्सो डिवाइड a। तो यहाँ पर 3 a को डिवाइड कर रहा है ना, 3 इज डिवाइडिंग 3, है ना, तो 1 आएगा आंसर। तो यही कहना चाहिए कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, जहां पर a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो ये थी थ्योरम, और ये थ्योरम काम आएगी हमें इरैशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए। तो अब हम प्रूफ करेंगे √2 को कि वो इरैशनल नंबर है, और ये आपके एनसीईआरटी बुक में एज अ थ्योरम दिया गया है, थ्योरम 1.4। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ करेंगे। अब हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरैशनल नंबर है। ये आपकी बुक में एक थ्योरम की तरह दिया गया है। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि √2 इरैशनल है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ये अजम्पशन करेंगे कि √2 रैशनल नंबर है। ठीक है, ओनली अजम्पशन करना है यहाँ पर, ओनली अज्यूम करना है यहाँ पर कि √2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। ओके, ठीक है, अब अगर √2 एक रैशनल नंबर है तो हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट, p बाई क्यू, या फिर हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो √2 कैन बी रिटन एज a अपॉन b, क्योंकि √2 को हमने रैशनल नंबर माना। ठीक है, इसी वजह से ये लिख सकते हैं हम a अपॉन b के फॉर्म में।
अब यहाँ पर जो a और b हैं वो होंगे इंटीजर्स, तो मतलब यहाँ पर जो a और b की कंडीशन है, a एंड b आर इंटीजर्स, और मैंने आपको बताया था कि वो को प्राइम्स भी होंगे। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिन नंबर्स का जो HCF है वो होगा 1, जैसे कि 2 और 3, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का अगर आप HCF निकालोगे तो 1 ही है, उनका कॉमन फैक्टर ओनली एक ही है, 1। ठीक है, तो इसे ये होते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो जो a और b होंगे वो क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। और b जो b है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये है कंडीशन यहाँ पर। अब चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो अब अगर हम इसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा b√2 इज इक्वल टू a। अब दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। देखो, अगर a की साइड में मैं स्क्वायर करता तो चेंज आ जाता, ठीक है, तो अंतर पड़ता, लेकिन हम दोनों साइड सेम चीज को अप्लाई कर रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो यहां पर हम b√2 का स्क्वायर करेंगे और a का स्क्वायर, तो b√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या कह सकते हैं? यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। कैसे? देखो, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं ना, a स्क्वायर अपॉन 2, तो यहां पर इसका क्या मतलब हुआ कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम यूज करेंगे उस थ्योरम का जो हमने पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस स्टेप को रब कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया हुआ था कि ये कैसे डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। अब यहां पर हम लिख देंगे कि therefore 2 divides a स्क्वायर। ठीक है, अब जब 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो 2 विल डिवाइड a ऑल्सो, राइट? टू विल डिवाइड a ऑल्सो। क्यों? थ्योरम 1.3 की वजह से। वो क्या कह रही है? लेट p बी अ प्राइम नंबर, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल डिवाइड a ऑल्सो, है ना? तो यहां पर 2 है प्राइम नंबर, ठीक है, 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि 2 a को भी डिवाइड करेगा, तो 2 विल डिवाइड a ऑल्सो। ठीक है, अब यहां पर 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2k। ठीक है, यहां पर k कोई भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? देखो कैसे, जब a अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 कर रहा है a को डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 2 इंटू कुछ तो क्वेश्चन आएगा, मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ना, तो उस क्वेश्चन की वैल्यू हमने ले ली k। ठीक है, उस क्वेश्चन को ले लिया हमने k, तो a इज इक्वल टू 2k, यहां पर इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो इस इक्वेशन में जाओ, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आ गई? 2k, तो यहां पर इसको पुट कर देते हैं, तो जो यहां पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है, a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? b√2 इज इक्वल टू 2k। कैसे आया ये ऐसे आया कि a की वैल्यू आई थी यहां पर 2k, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब फिर से सेम करना है, सेम क्या करना है कि इन दोनों साइड को स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अब जब दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो b√2 का स्क्वायर, b√2 का स्क्वायर आ गया 2b स्क्वायर, ठीक है, और 2k का होल स्क्वायर आ जाएगा 4k स्क्वायर। ठीक है, 2k का होल स्क्वायर आ जाएगा 4k स्क्वायर,
अब यहाँ से 2 से और ये कट जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो बी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर हो सकता है, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 इज डिवाइडिंग ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, यहाँ से 2 इज डिवाइडिंग बी स्क्वायर, सो 2 विल डिवाइड बी ऑल्सो। यहाँ पर वही चीज जो हमने यहाँ पर यूज की थी, राइट। तो अगर यहाँ पर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन 2 विल डिवाइड बी ऑल्सो, ठीक है। तो ये वाला मैं स्टेप रब कर दे रहा हूं, तो यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे कि 2 डिवाइड्स, therefore 2 divides b square, so 2 will divide b also by theorem 1.3, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है by theorem 1.3, ठीक है। ये मैं रब कर दे रहा हूं। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि 2 is dividing b also। अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है ना, a को भी 2 डिवाइड कर रहा है, b को भी 2 डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का फैक्टर 2 भी है, एटलीस्ट 2 तो है ही, है ना। मतलब अगर a और b दोनों को 2 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन थी, कंडीशन ये थी कि अगर ये रैशनल नंबर है तो जो a और b हैं वो होने चाहिए कोप्राइम। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम वो होते हैं जिनके जो फैक्टर हैं, जो HCF है वो ओनली हो 1, एक के सिवाय कोई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 तो है ना, तो इसका मतलब कि ये रैशनल नंबर नहीं है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत था, है ना। क्योंकि √2 हम जानते हैं रैशनल है, मतलब सॉरी इररैशनल है, हमने उसको रैशनल अज्यूम किया इररैशनल प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि A and B has a factor 2, okay, has at least a common factor 2, so this contradicts our assumption that √2 is rational, therefore √2 is irrational। और ऐसे हमें प्रूफ करना है किसी भी इररैशनल नंबर को। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है √5 इज एन इररैशनल नंबर, हमें इसे प्रूव करना है, ठीक है। मतलब प्रूव दैट √5 इज एन इररैशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। ये प्रूफ कैसे होगा, सेम टू सेम √2 के प्रूफ के जैसे हमने अज्यूम किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, वैसे हम अज्यूम कर लेंगे √5 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो वो a बाई बी के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर a और b होंगे कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ट्रांसपोज करके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये सब करके थ्योरम 1.3 यूज करके हमें ये बताना है कि a और b के एक दूसरा फैक्टर है, एक के अलावा और भी कॉमन फैक्टर है। तो अब अगर वो है तो वो रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा और फिर आपको मतलब कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि वो इररैशनल नंबर है। तो सेम टू सेम जो √2 में प्रोसीजर हमने किया था वैसे ही √5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट में जाके बता देना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वो है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररैशनल, है ना। तो यहाँ पर वही सेम टू सेम प्रोसीजर है कि हमें अज्यूम कर लेना है कि 3 + 2√5 रैशनल नंबर है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहला स्टेप ये होगा कि जो √5 है, जैसे कि 3 + 2√5 दिया है तो हमें √5 को सबसे पहले इररैशनल प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले √5 को इररैशनल प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद 3 + 2√5 को इररैशनल प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ही दिया हुआ था कि √5 को इररैशनल प्रूफ करो, तो हमने उस क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि √5 इररैशनल नंबर है ना। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली उसके बाद वाला स्टेप लिख दिया है, ठीक है। तो जब हमने प्रूफ कर दिया कि √5 एक इररैशनल नंबर है, उसके बाद
हम अज्यूम कर लेंगे कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब जब 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है तो हम उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b होंगे कोप्राइम नंबर और इंटीजर होंगे a और b, और b 0 नहीं होगा, ठीक है। अब अगर हम 3 को इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 2√5 = a/b -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +3 था। अब 2√5 यहाँ पर मैंने b को एलसीएम ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया a - 3b/b आ गया, ठीक है। अब 2 को मैं इस साइड ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा a - 3b/2b, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो एलसीएम है इसको मैंने सेपरेट कर लिया है, ठीक है, तो a/2b - 3b/2b लिख दिया है। यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3/2, तो √5 = आ जाएगा a/2b - 3/2। अब देखो यहाँ पर अगर a और b इंटीजर्स हैं, ठीक है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल a को मैं मान लू 1 मान लेता हूँ, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूँ मैं। b को मैं मान लेता हूँ, चलो 2 मान लेते हैं क्योंकि ये इंटीजर्स ही हैं, ठीक है। और तो a और b अगर इंटीजर होंगे तो ये देखो ये रैशनल नंबर होगा। कैसे? अगर यहाँ पर a है 1 तो ये 1 मैंने लिख दिया, और b है 2 तो ये 1/2 × 2 आ जाएगा, क्योंकि 2b है, ठीक है, -3/2। यहाँ पर 1/4 - 3/2 आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 4, तो ये 1 और 2 2 3 6, 1 - 6/4 क्या आ गया? -5/4 है रैशनल नंबर। तो बस अगर a और b यहाँ पर रैशनल नंबर सॉरी इंटीजर्स हैं तो ये एक रैशनल नंबर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? √5 = a/2b - 3/2, और ये a/2b - 3/2 है रैशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि हमने प्रूफ किया हुआ है कि जो √5 है वो इर्रेशनल है ना। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसीलिए आया हुआ है क्योंकि हमारा अजम्पशन ही गलत है। 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हमने उसे अज्यूम कर लिया रैशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर हमारा प्रूव होता है खत्म। अब ऐसे ही इस एक्सरसाइज में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, तो वहां पर आपको दिया हुआ है सबसे पहले 1/√2 को प्रूव करना है कि वो इर्रेशनल है, ठीक है। अब अगर आपको बोर्ड एग्जाम में सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर, तो आपको सबसे पहले √2 को इर्रेशनल प्रूव करना होगा। उसके बाद आपको 1/√2 को ऐसे स्टेप लेके अज्यूम करके ट्रांसपोज करके, ठीक है, फिर आपको उसे रैशनल करना है। मतलब रूट जैसे मैंने यहाँ पर किया, √5 इर्रेशनल है, इसको इक्वल कर दो रैशनल पे ना। तो ऐसे ही हर केस में ऐसे ही होगा। अगर अकेला कोई इर्रेशनल प्रूफ करना है आपको, जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, अकेला अगर नंबर दे दिया जाए ऐसे, ठीक है, इर्रेशनल नंबर, तो वो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ट्रांसपोज करके वैसे करना है, ठीक है, कॉमन फैक्टर देके, कोई एक के अलावा कॉमन फैक्टर देके प्रूव करना है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, कोई नंबर के साथ हो, उसमें सम किया हुआ हो, डिफरेंस किया हुआ हो, या फिर डिवीजन हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में, और ऐसे इर्रेशनल नंबर दिया हुआ हो, तो आपको कैसे करना है कि जो उसमें मतलब अकेला आप निकाल सकते हो इर्रेशनल नंबर, जैसे कि 3 + 2√5 में √5 आप अकेला निकाल सकते हो ना। तो √5 को आप पहले इर्रेशनल नंबर मतलब वो इर्रेशनल नंबर है उसे प्रूव करना है। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको सेपरेटली पूछा जाए, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। तो √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है कि वो एक इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद आपको अज्यूम करना है कि 3 + 2√5 है रैशनल नंबर, तो उसको हम इक्वेट कर सकते हैं a/b में, जहां पर a और b होंगे कोप्राइम और इंटीजर्स, ठीक है। फिर ट्रांसपोज करके आपको जो इर्रेशनल नंबर आपने प्रूव किया था वो एक साइड रखना है और सारे नंबर्स को दूसरे साइड ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप प्रूव कर सकते हो। और अगर कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आ रही हो एनसीईआरटी में, तो कमेंट में जाके बता सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, शुक्ला लर्निंग पॉइंट, ठीक है। आप जस्ट टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, वहां पर सर्च करो शुक्ला लर्निंग पॉइंट, आपको ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो वहां पर भी आप पूछ सकते हो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा।
तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है और इर्रेशनल नंबर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर होता है। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में और एक्सरसाइज 1.4 को भी कवर करेंगे। तो अब अगर आपको आज इर्रेशनल नंबर्स समझ में आए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी कर देना और अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जाके बता दो। राधे राधे।